गुड मॉर्निंग। 10th क्लास लाइफ प्रोसेस चैप्टर आज कंप्लीट हो रहा है। ओके बच्चों, और छोटे से 2-3 टॉपिक हैं जो कंप्लीट करके इसी चैप्टर की जो एक्टिविटीज पार्ट है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखी है वो अपन समझेंगे। ठीक है बेटा। तो कल हम यूरिन फॉर्मेशन समझ रहे थे। मैंने आपको किडनी सिस्टम एक्सप्लेन किया, नेफ्रॉन के बारे में डिटेल बताई आपको सारी, और आपको अच्छे से समझ में भी आई। ठीक है बच्चों। अब अपन देखेंगे कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, देन फिर आर्टिफिशियल किडनी किस तरीके से वर्क करती है वो भी समझेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन। चैप्टर अपना लाइफ प्रोसेसेस है। यूरिन फॉर्मेशन के जो स्टेप्स हैं वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड ट्यूब्यूलर सिक्रेशन, एंड फोर्थ है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। तो बच्चों दीज आर द 4 स्टेप्स फॉर द यूरिन फॉर्मेशन। कि जब एफरेंट आर्टेरियोल वेस्ट मटेरियल को लेकर बोमेन कैप्सूल में जब आता है तो ग्लोमेरुलस की लेयर प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड बोमेन कैप्सूल की जो लेयर है, इन तीनों से ब्लड फिल्टर होता है और जो फिल्ट्रेट है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ जाता है। ठीक है बच्चों। तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। और इसके अंदर जितने भी वेस्ट हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है, दूसरे जो वेस्ट मटेरियल है, क्रिएटिनिन है, ये सब आ जाते हैं। ठीक है बच्चों। सेकंड लेते हैं रीएब्जॉर्प्शन। अब ये जो फिल्ट्रेट है जब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से हेनले लूप से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन फिर कलेक्टिंग ट्यूब में जाता है, तो इस मूवमेंट के दौरान अगेन उस फिल्ट्रेट में से रीएब्जॉर्प्शन होता है। जो यूजफुल मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, उनको वापस से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लेते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। साथ ही साथ जो वेरियस पार्ट्स हैं जो नेफ्रॉन के, तो उनको सराउंड करने वाली जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, तो उन कैपिलरीज से भी जो वेस्ट है वो मूव होता है नेफ्रॉन के पार्ट्स में, नेफ्रॉन से फिर फिल्ट्रेट के अंदर चला जाता है। तो इसे हम कहते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। लास्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। अब जब जो फिल्ट्रेट है जो कलेक्टिंग ट्यूब तक पहुंचता है तो वो और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है, उसमें से और जो वाटर है और जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो और ज्यादा एब्सॉर्ब हो जाते हैं और वो प्योरली फुली कॉन्सेंट्रेट होके कलेक्टिंग ट्यूब में इकट्ठा होता है, जिसको फिर रीनल पेल्विस में देन फिर यूरेटर के अंदर सेंड किया जाता है, वहां से उसको बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है। ठीक है बच्चों। तो ये 4 स्टेप्स हैं यूरिन फॉर्मेशन के। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड ट्यूबुलर सिक्रेशन, फोर्थ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। ओके बच्चों। तो इस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। चलिए अच्छा बच्चों, एक हार्मोन निकलता है हमारे अंदर जिसका नाम है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और जिसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। तो इस हार्मोन के कारण से भी जो फिल्ट्रेट है वो और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और यूरिन की बहुत ही लेस अमाउंट ही बाहर रिलीज किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। एक दिन में एक नॉर्मल व्यक्ति 1.5 लीटर से लेकर 1.8 लीटर तक यूरिन पास आउट करता है बॉडी से बाहर। तो नेक्स्ट टॉपिक है मिट्यूरेशन
मिक्टुरेशन क्या है? द रिलीज ऑफ यूरिन, द रिलीज ऑफ यूरिन आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड मिक्टुरेशन। यूरिन का बॉडी से बाहर रिलीज करना, इसी को हम क्या कहते हैं? मिक्टुरेशन कहते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूरिनेशन, इसे यूरिनेशन भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट लेते हैं यूरिन कॉम्पोजिशन। यूरिन कॉम्पोजिशन, बच्चों जो यूरिन है उसमें भी 92 95% तक या 96% तक वाटर ही होता है। उसके अलावा उसमें 2.5% ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ठीक है। इसके अलावा दूसरे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है वो भी होते हैं। इसके अलावा बाकी जो 1.5% पार्ट है उसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, सल्फेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, मैग्नीशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, तो ये सब होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यूरिन का कॉम्पोजिशन होता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यूरिन में 90% से ज्यादा वाटर होता है, 2.5% तक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, एंड 1.5% तक मिनरल्स होते हैं। तो ये कॉम्पोजिशन है यूरिन का। ठीक है, तो ये तो था एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट। अब बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, आर्टिफिशियल किडनी और हीमोडायलिसिस। पहले मैं ड्रॉ करूंगा इसको। आर्टिफिशियल किडनी और हीमोडायलिसिस।
ये बच्चों हीमोडायलिसिस के लिए डायग्राम है, जो एपरेटस है जो हीमोडायलिसिस को पॉसिबल करवाता है उसके लिए। हाँ, अब बेटा देखिए आर्टिफिशियल किडनी क्या है, ध्यान से देखिए बच्चों। जब किसी व्यक्ति के अंदर किडनी डिसफंक्शन हो जाता है, किडनी फंक्शन करना रोक देती है, या टोटली किडनी फेल्योर हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को एक कंडीशन प्रोवाइड कराई जाती है। डॉक्टर उनको रिकमेंड करते हैं कि उनके ब्लड में जो यूरिया और जो वेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है उसको रेगुलर इंटरवल से बॉडी से रिमूव करवाया जाए, क्योंकि किडनी तो फेल हो चुकी है, ठीक है ना। तो एक तो परमानेंट सॉल्यूशन तो इसका ये होता है किडनी फेल्योर का कि किडनी ट्रांसप्लांट की जाए, लेकिन ये प्रोसेस इतना इजी नहीं है, जल्दी से किडनी डोनर मिलते नहीं है, किडनी नहीं मिलती है, तो तब तक पेशेंट क्या करे, तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि वो हीमोडायलिसिस करवाए, यानी कि मंथ में एक बार या मंथ में 2 बार या वीक में एक बार पेशेंट जाए हॉस्पिटल, और वहां पर जो हीमोडायलिसिस का जो एपरेटस है वहां से ब्लड को फिल्टर करवाए और वापस ब्लड बॉडी में एंटर होता है, वापस सेंड किया जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हीमोडायलिसिस, और इस टेक्निक को कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी। ये क्या है? आर्टिफिशियल किडनी यार। हीमोडायलिसिस वर्ड मतलब होता है, डायलिसिस का मतलब होता है ब्लड को फिल्टर करना, और हीमो मतलब ब्लड, तो हीमो ब्लड के लिए, डायलिसिस का मतलब ब्लड को फिल्टर करना, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ये बच्चों हीमो डायलिसिस यूनिट है, ये क्या है? हीमो डायलिसिस यूनिट है। इस यूनिट के अंदर बच्चों ये जो एपरेटस है, इसमें ये बच्चों ये जो ट्यूब्स देख रहे हैं आप, ये सेलोफेन ट्यूब है। ये क्या है? सेलोफेन ट्यूब है, जो कि सेमी परमिएबल होती है। क्या होती है? सेमी परमिएबल होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइन है ये बॉडी से, पेशेंट की बॉडी की आर्टरी से आती है, ठीक है, और ये जो लाइन है ये वेन्स में जाती है। ये सेलोफेन ट्यूब के बाद ये जो यहाँ पर जो फ्लूइड है इसे हीमोडायलाइजेट कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस सॉल्यूशन या हीमोडायलाइजेट कहते हैं, ठीक है। तो जो हीमोडायलिसिस सॉल्यूशन है उसकी कॉम्पोजिशन ठीक वैसे ही होती है जैसे ब्लड की होती है। हीमोडायलिसिस जो सॉल्यूशन है उसका जो कॉम्पोजिशन है वो सेम ब्लड के जैसा ही होता है, बस उसमें ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर थोड़ा ऑस्मोटिक इम्बैलेंस हो गया,
ये जो बोतल है यहाँ से फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन को इस एपरेटस में सेंड किया जाता है, ठीक है। जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है वो सेलोफेन ट्यूब के बाहर रहता है, ठीक है, और यहाँ से जो यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। ओके, अब क्या होता है कि जिस भी पेशेंट की डायलिसिस करनी होती है तो उसकी आर्टरी से ब्लड को लिया जाता है, तो उसकी आर्टरी से जब ब्लड को लेते हैं तो उसमें हिपेरिन मिला देते हैं। तो हिपेरिन क्या है बच्चों, एक एंटीकोगुलेंट है जो बॉडी से बाहर ब्लड को जमने नहीं देता है। हिपेरिन हमारी बॉडी में भी बनता है, हिपेरिन हमारी बॉडी में भी बनता है नेचुरली लीवर के अंदर, ठीक है ना। लेकिन जब बॉडी से बाहर होता है तो ब्लड की खासियत होती है कि जैसे ही बॉडी से बाहर जाएगा वो जम जाएगा, उसमें क्लॉट बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आर्टरी से जब ब्लड लिया जाता है तो उसमें हिपेरिन ऐड किया जाता है, वो एक एंटीकोगुलेंट है, और इन सेलोफेन ट्यूब के अंदर ब्लड को फ्लो करवाया जाता है, ठीक है। तो जब ब्लड इनमें फ्लो हो रहा होता है तो बाहर हीमोडायलिसिस सॉल्यूशन में और इसमें ऑस्मोटिक थोड़ा सा इम्बैलेंस होने के कारण से ब्लड से जो वेस्ट है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, ये सब सेलोफेन ट्यूब से निकल के बाहर आ जाते हैं डायलिसिस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब ये जो ब्लड प्योर हो गया है उसको यहाँ से लेते हैं हम, ठीक है बच्चों। यहाँ से लेकर इस लाइन को वेन्स में, बॉडी के अंदर वेन्स में एंटर करवाते हैं एंटी हिपेरिन मिलाकर। क्या मिलाकर? एंटी हिपेरिन मिलाकर। ध्यान रखना, यहाँ से जब ब्लड फिल्टर हो जाता है तो फिर एक लाइन से वापस इसको वेन्स में एंटर करवाया जाता है और इसमें एंटी हिपेरिन मिला दिया जाता है बॉडी में सेंड करने से पहले, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों जो एक आर्टिफिशियल किडनी है वो फंक्शन करती है, और इस कंप्लीट प्रोसेस को डायलिसिस और हीमोडायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस कहते हैं। ओके बच्चों, तो एक बार आप डायग्राम देख लें, मैंने जो नोट्स दिए हैं उसमें से अच्छे से रीड करना, एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक ले रहा हूं बच्चों, एक्सक्रीशन इन प्लांट। प्लांट्स के अंदर कैसे एक्सक्रीशन होता है। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड after this we will discuss about the activities of this chapter. Excretion in plants. यस बच्चों, प्लांट्स के अंदर भी एक्सक्रीशन होता है। कैसे होता है कि जब प्लांट के अंदर कई सारे मेथड्स हैं, तो स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो है नहीं प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर सबसे पहले लेते हैं कि वाटर, जो एक्सेस वाटर है वो कैसे रिमूव होता है। वो होता है ट्रांसपीरेशन के द्वारा। द रिमूवल ऑफ द एक्सेस वाटर फ्रॉम द सर्फेसेस ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। तो ये भी एक एक्सक्रीशन का टाइप है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट है वहां पर जो वेस्ट है, एक्सक्रीटरी मैटर, वो एक्यूमुलेट हो जाता है, और जब प्लांट के ये पार्ट गिरते हैं तो उनके साथ में वो वेस्ट मटेरियल भी रिमूव हो जाता है। जैसे कि लीव्स के अंदर मान लो एक्यूमुलेट हो गए, तो लीव्स के गिरने से वो जो वेस्ट है वहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर बच्चों रेजिन है, गम है, लेटेक्स है, ये भी सब प्रोड्यूस होते हैं, वो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, ठीक है। और कई बार जो रूट्स हैं सॉइल के अंदर जो ग्रो करती हैं, तो वो सॉइल के अंदर भी वेस्ट को रिलीज कर देती है इस तरीके से। इसके अलावा बच्चों प्लांट्स के में लीव्स के ऊपर स्टोमेटा पाए जाते हैं, वहां से भी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वाटर रिलीज होता है, या जो लीव्स हैं उनके जो टिप्स हैं या जो मार्जिन्स हैं वहां से भी वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में रिलीज होता है, ठीक है। तो ये कुछ एक टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन पॉसिबल हो पाता है। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है आज। इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड करें,
कोई भी कंफ्यूजन हो एनसीईआरटी बुक को पहले कंसीडर करें। मेरे नोट्स रिफ्रेशर की तरह आपको डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन है नोट्स के अंदर, काफी मेहनत करके वो नोट्स बनाए हैं मैंने, ठीक है। तो आप चाहें, आपको नोट्स लगता है सिंपल, मेरे हिसाब से नोट्स सिंपल लैंग्वेज में है, तो आपको अगर लगता है कि नोट्स आपके लिए और फ्रूटफुल हो सकते हैं तो नोट्स को भी आप कंसीडर करें, वहां से पढ़ें। कोई भी टॉपिक जो बुक में कम दे रखा है उसको भी अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो नोट्स से पढ़ लें। कहीं आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। एक बुक पढ़े लेकिन उसको सही से पढ़े। बच्चे क्या प्रॉब्लम करते हैं कि बच्चे अलग अलग बुक परचेज कर लेते हैं, ऑल इन वन ले लिया, फुल मार्क ले लिया, पता नहीं कौन कौन सी बुक ले लेते हैं, ठीक है, पढ़ वो एक भी नहीं पाते। तो बेटर तो यही है कि एक बुक पढ़ो और उसको बार बार पढ़ो। बार बार पढ़ोगे तो उसमें जो छिपा हुआ नॉलेज है वो निकल के आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी बुक को कंसीडर करें। बायो में कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी को और बुक लाने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी बुक पढ़ें और फिर मेरे नोट्स हैं, नोट्स से अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है तो नोट्स से पढ़ें, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोर्ड एग्जाम में आपको नोट्स आपको पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं एक्टिविटीज की। तो बच्चों अपने इस चैप्टर के अंदर फोटोसिंथेसिस का पार्ट था, ठीक है, अपने फोटोसिंथेसिस का। तो एक्टिविटी करते हैं अपन। इसमें एक एक्टिविटी है टू प्रूव क्लोरोफिल is essential for photosynthesis। ठीक है बच्चों, तो ये एक्टिविटी का नेम है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, ये प्रूव कीजिए। रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए हमें। बच्चों रिक्वायरमेंट क्या है कि एक तो हमें इसमें चाहिए पेट्री डिश चाहिए। पेट्री डिश कांच की प्लेट्स को कहते हैं पेट्री डिशेस। वाटर चाहिए, अल्कोहल चाहिए, है ना, और आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, और ऐसा प्लांट चाहिए जिसकी लीव्स वेरीगेटेड। वेरीगेटेड लीव्स कहते हैं कि ऐसी लीव्स जिनमें कहीं कहीं क्लोरोफिल होता है, कहीं कहीं क्लोरोफिल नहीं होता है। नहीं होता है वहां येलोनेस होती है, और जहाँ क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन पार्ट होता है। तो जैसे स्पॉटेड होता है ना वैसे, ठीक है। तो मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ वेरीगेटेड लीव्स का। सपोज करो बच्चों ये एक वेरीगेटेड लीव्स है, तो इसका ये जो पार्ट है यहाँ पर ये तो ग्रीन पार्ट है, ठीक है, ये ग्रीन पार्ट है, और ये बच्चों येलो पार्ट है। तो जो ग्रीन पार्ट है वहां पर क्लोरोफिल होता है, और जो येलो पार्ट है वहां पर क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब अपन क्या करेंगे कि ऐसा प्लांट ले लेंगे और उस प्लांट को अपन जो है डार्क में रख देंगे। 2 से 3 दिन के लिए अपन एक बार डार्क में रख देंगे, जिससे वो डी स्टार्च हो जाए, यानी कि उसमें ऑलरेडी अगर कोई स्टार्च पड़ा है तो वो सारा का सारा यूज हो जाए, ठीक है। डी स्टार्च होने के बाद में उस प्लांट को निकालेंगे हम, और उस प्लांट को 5 से 6 घंटे के लिए हम सनलाइट में रख देंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद में सनलाइट में रखने के बाद में लीव को हम प्लग करेंगे, ठीक है, लीव को प्लग कर लेंगे। पहले उन लीव्स को हम गर्म पानी में बॉईल करेंगे, ठीक है। बॉईल करने पर जो लीव की सेल्स है वो किल हो जाएंगी।
देन फिर उनको हम इथाइल अल्कोहल के अंदर डालेंगे उन लीव्स को, अल्कोहल के अंदर डाल के फिर उसको 30 से 45 मिनट तक उसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे। तो उस लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं वो सारे के सारे डिसॉल्व हो जाएंगे। अब जो लीव है वो कलरलेस हो गई है। कलरलेस होने के बाद में जब लीव्स अल्कोहल के अंदर 30 से 45 मिनट तक 30 to 40 मिनट तक जब हम हीट करेंगे तो वो कलरलेस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, कलरलेस होने के बाद में उसको बाहर निकाल लेंगे, उसको वॉश कर लेंगे पानी से, और फिर उसको एक पेट्री डिश में या प्लेट में रख के उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। क्या डालेंगे? आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर जो उसका पहले जो क्लोरोफिल वाला जो पार्ट था वो क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। जो क्लोरोफिल वाला पार्ट था वो क्या हो जाएगा बच्चों? डार्क हो जाएगा। ठीक है, डार्क ब्लू ब्लैक। ध्यान रखना, स्टार्च जो है आयोडीन के साथ में, जो स्टार्च है वो आयोडीन के साथ में डार्क ब्लू ब्लैक कलर शो करता है। तो आयोडीन डालने पर जो लीव्स हैं वो डार्क ब्लू ब्लैक हो जाएगी जहां जहां उनके क्लोरोफिल था। तो इससे ये शो होता है कि क्लोरोफिल वाले हिस्सों में ही फोटोसिंथेसिस होता है और वहां ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और ग्लूकोज जो है स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे क्योंकि नेक्स्ट एक्टिविटी में टाइम लगेगा, तो रिमेनिंग पार्ट अपन कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।